नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश पांचाल। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीट भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बाल विकास के प्रश्नों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बाल विकास के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को लेकर। पहला प्रश्न है आपके सामने, बाल विकास के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विकास सम्मिलित होता है। यानी आपको इनमें से बताना है कि चारों ऑप्शन में से बाल विकास के अंतर्गत कौन सा विकास सम्मिलित होता है। पहला ऑप्शन है आपके सामने मानसिक विकास, दूसरा है शारीरिक विकास, तीसरा है संज्ञानात्मक विकास और चौथा उपयुक्त सभी। आपको इनमें से जवाब देना है कि सही आंसर कौन सा है, कि बाल विकास के अंतर्गत कौन से विकास सम्मिलित होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बालक का विकास शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक व संवेगात्मक विकास से प्रभावित होता है और चारों विकासों से मिलकर ही बालक का विकास कंप्लीट होता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। तो अगला प्रश्न है अपने पास, बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये प्रिंट मिस्टेक है, ये पुस्तक ना होकर एक तरह से लेख है। ये बेबी बायोग्राफी नामक लेख किसने लिखा था। तो आपको इनमें से बताना चारों ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन है पेस्टोलॉजी, दूसरा टाइडमैन, तीसरा हरलोक और चौथा गेसेल। तो इसका सही आंसर होगा टाइडमैन। टाइडमैन ने ही सबसे पहले बालक के बारे में बताया था कि बालक का विकास किस तरह से प्रभावित होता है और किस तरह से बालक का विकास धीरे धीरे आगे बढ़ता है। विक्टोरिया हरलोक ने किशोरावस्था के बारे में काफी अध्ययन किया है और जर्मनी के विद्वान पेस्टोलॉजी ने भी इस संज्ञानात्मक क्षेत्र में काफी कार्य किया है और गेसेल ने परिपक्वता का सिद्धांत दिया है। तो इसका बेबी बायोग्राफी का आंसर होगा टाइडमैन। अगला प्रश्न है आपके सामने, लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स कौन से हैं। यानी एक लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी इनमें से कौन से गुणसूत्र होंगे। तो एक लड़का पैदा होगा XX, XY, CX या XXY। तो जैसा कि आपको पता है कि X और XX और XY माता में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो माता में पाए जाते हैं XX और पिता में पाए जाते हैं XY गुणसूत्र। तो अगर लड़का पैदा होने के लिए क्या जरूरी होता है, तो माता की तरफ से X गुणसूत्र आएगा और पिता की तरफ से Y गुणसूत्र आएगा। तो क्या पैदा होगा, लड़का। यानी कि अगर लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र कौन से हो गए इनमें से, तो ऑप्शन ए XX गुणसूत्र से लड़का पैदा होगा। आगे चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। स्कूल पूर्व आयु कहा जाता है। इनमें से स्कूल पूर्व आयु किसे कहा जाता है। तो आपको इनमें से बताना है। पहला ऑप्शन है आपके सामने पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा है मध्य बाल्यावस्था, तीसरा उत्तर बाल्यावस्था, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो स्कूल पूर्व आयु को हम प्री स्कूल एज भी कह सकते हैं, यानी कि प्री स्कूल एज। तो इनमें से प्री स्कूल एज कौन सी होगी, आपको बताना है कि पूर्व बाल्यावस्था होगी, मध्य बाल्यावस्था होगी, उत्तर बाल्यावस्था होगी या इनमें से कोई नहीं। तो प्री स्कूल एज हम पूर्व बाल्यावस्था को कहेंगे। इसी को टोली की आयु भी कहते हैं, गैंग एज भी कहते हैं, परियों की कहानी वाली अवस्था भी इसी को कहा जाता है। आगे चलिए हम पांचवें प्रश्न की तरफ। तो पांचवा प्रश्न आपके सामने है, सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है। यानी कि सामाजिक अधिगम किससे प्रारंभ होता है, अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से या श्रव्य दृश्य सामग्री से। यानी कि सोशल लर्निंग स्टार्ट किससे होता है, सामाजिक अधिगम। तो अलगाव से होगा, भीड़ से होगा, संपर्क से होगा या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री से होगा। तो सामाजिक अधिगम प्रारंभ होने के लिए बच्चों को सबसे पहले आसपास के वातावरण का मिलना बहुत जरूरी है। आसपास में यानी कि पड़ोस में वो मिलेगा जुलेगा तो ही संपर्क बढ़ेगा, और संपर्क बढ़ेगा तो उनका सामाजिक अधिगम का भी विकास होगा। तो इसका आंसर होगा संपर्क से। यानी परिवार में, समाज में, आस पड़ोस में अगर बालक धीरे धीरे मिलेगा जुलेगा तो फिर आगे धीरे धीरे उनका सामाजिक अधिगम भी प्रभावित होगा और उनका विकास होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संपर्क से। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न आपके सामने, विकास के अध्ययन के क्षेत्र में निम्न में से किसका अभूतपूर्व योगदान है। यानी विकास के क्षेत्र में इनमें से सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस विद्वान का होता है। आपके सामने ऑप्शन है थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, स्किनर या मैकाले।
आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि विकास के अध्ययन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान किस मनोवैज्ञानिक का होता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा आंसर सही होगा इसमें। तो इसका आंसर सही होगा जीन पियाजे। जीन पियाजे ने ही विकास के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अध्ययन किए हैं तथा अपनी थ्योरी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया था, जिसे हम इंग्लिश में कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जीन पियाजे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कुछ भी हूं जैसी प्रबल इच्छा सूचक बालक की किस अवस्था में पाई जाती है? यानी प्रबल इच्छा ये कौन सी अवस्था में पाई जाती है? किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या इनमें से कोई नहीं। यानी कि इस तरह से इनको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि बालक में हम की भावना का विकास होता है। हम की भावना का अर्थ सब कुछ, वो खुद को अपना आप को ही समझता है, किसी को कुछ भी नहीं समझता है। जैसे कि बालक एक 13-14 साल का बालक है, उनको मम्मी वगैरह पापा वगैरह कुछ काम बताते हैं तो उसके हिसाब से नहीं होता तो वो बोलता है कि मम्मी पापा आपके बस की बात नहीं, आप कुछ नहीं समझते हो। यानी सब कुछ अपने आप को ही वो समझते हो। तो वह किशोरावस्था का बालक की यह विशेषता है। यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा? किशोरावस्था। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के सामने, सीखना विकास की एक क्रिया है, यह कथन किसका है? यानी लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ये परिभाषा किसने दी है? अगर आप मनोविज्ञान बाल विकास के पहले अध्याय में अगर आप देखोगे तो ये परिभाषा हमने वुडवर्थ में देखी थी कि लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। यानी ये परिभाषा किसने दी है? सीखना विकास की प्रक्रिया है, वुडवर्थ ने। आगे चलिए दोस्तों, इसी कड़ी में हम अगला प्रश्न है अपने सामने, बालक का विकास प्रभावित होता है। यानी बालक का विकास परिणाम है, वंशानुक्रम से का परिणाम है, वातावरण का परिणाम है, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है या आर्थिक क्रियाओं का परिणाम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसके लिए हम एक फॉर्मूला समझते हैं दोस्तों, D इज इक्वल टू H इंटू E। यानी डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी मल्टीप्लाई बाय एनवायरमेंट। यानी कि विकास जो होता है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वंशानुक्रम में वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, न वंशानुक्रम होगा न वातावरण होगा। आर्थिक क्रिया तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसका सही आंसर होगा सी, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है विकास। ये किसने कहा था? तो इसको भी हम ध्यान में रख सकते हैं कि ये वुडवर्थ ने यह विचारधारा दी थी। किसने दी थी? वुडवर्थ ने। आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। यानी कि मानसिक विकास को इनमें से कौन कौन से कारक जो होते हैं वह प्रभावित करते हैं। पहला आपके सामने है वंशानुक्रम, दूसरा है परिवार का वातावरण, तीसरा है परिवार की सामाजिक स्थिति या चौथा उपयुक्त सभी। आपको यह बताना है कि मानसिक विकास को इनमें से कौन सी स्थिति है, कौन सा ऑप्शन है जो सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो पहले ऑप्शन की बात करें तो वंशानुक्रम, यानी कि बालक का जैसा वंश होगा उसी तरह से उनका मानसिक विकास भी उसी तरह से डेवलप होता है। मेंटल जो डेवलप होता है मानसिक विकास वो इसी तरह से वंशानुक्रम के आधार पर ही डेवलप होता है। परिवार का वातावरण, यानी परिवार में अगर सभी पढ़े लिखे हैं या फिर अच्छे जॉब में है तो उनका विकास भी इससे काफी ज्यादा तक प्रभावित होता है। साथ ही साथ परिवार की सामाजिक स्थिति, यानी समाज में उनकी तरह क्या रेपुटेशन है, क्या इज्जत है, किस तरह से बातचीत करते हैं, किस बातचीत करने का तरीका क्या है, परिवार में उनको अहमियत दी जाती है नहीं दी जाती है, उनका भी काफी योगदान होता है। उससे भी बालक बहुत मानसिक विकास को प्रभावित होता है। इस तरह से उपयुक्त सभी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, जन्म के समय बालकों में हड्डियां कितनी पाई जाती हैं? आपको ये बताना है कि जन्म के समय बालकों में हड्डियां कितनी पाई जाती है। 270 पाई जाती है, 206 पाई जाती है, 250 पाई जाती है या 235 पाई जाती है। तो दोस्तों जन्म के समय बालक में जो हड्डियां ये कब पाई जाती है आपको बतानी है और ये कब पाई जाती है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जन्म के समय बालक में 270 हड्डियां पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 270, ये जन्म के समय पाई जाती है। जन्म के समय 270 हड्डियां पाई जाती है। धीरे धीरे बालकों में हड्डियों का विकास होता रहता है, हड्डियों का विकास होता है और ये हड्डियां बढ़कर कितनी हो जाती है? 350 तक, 350 तक भी हो जाती हैं। फिर धीरे धीरे अगर वापस कम होना स्टार्ट हो जाती है, वयस्क होते होते कितनी रह जाती है?
206। ये कब तक रह जाती 206? वयस्क होने पर। वयस्क होने पर बालक में 206 हड्डियां रह जाती है। और ये कम कैसे हो जाती है? तो अस्थिकरण की प्रक्रिया के दौरान ये जो दो हड्डियां होती है जुड़ जाती है आपस में, इस कारण बालकों में हड्डियों की संख्या धीरे धीरे वापस किशोर होते होते कम हो जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 270। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो वे कौन से बाह्य कारक है जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? आपको इनमें से बताना है कि बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकने वाले कारक कौन से हैं। भावना और मनोभाव, तो बालक की जैसी भावना होगी या जैसा मूड होगा ये भी बालक को कक्षा में रुचि लेने से ये तो प्रभावित करता है कि रुचि ले। संस्कृति और प्रशिक्षण, चलो इसको बाद में देखते हैं। बच्चे का दृष्टिकोण कैसा है? अगर बच्चे का पॉजिटिव दृष्टिकोण है तो बालक तो भी रुचि लेगा और लक्ष्य और प्रयोजन, बालक के सामने अगर लक्ष्य होगा तो बालक कक्षा में रुचि लेगा और पढ़ाई में ध्यान देगा। तो इसका संस्कृति और प्रशिक्षण, उनकी कल्चर अगर अब जैसी है, कल्चर और प्रशिक्षण ट्रेनिंग उनको काफी ज्यादा प्रभावित करता है। ये बाह्य कारक है एक तरह से, और ये इनके आंतरिक कारक है बालक की कक्षा की रुचि लेने से। तो इसका सही आंसर होगा संस्कृति और प्रशिक्षण। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? आपको ये प्रश्न का आंसर बताना है कि शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास कौन सी अवस्था में होता है? शैशवावस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है या वृद्धावस्था में होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बाल्यावस्था। यानी कि शुरू में बाल्यावस्था का बालक, घर में कोई मेहमान भी आता है तो किसी के सामने जाने से भी हिचकिचाते हैं, जबकि शैशवावस्था का बालक होता है तो भागता दौड़ता रहता है, उनके आसपास जाता है, कभी फोन छीन लेता है, कभी क्या कर लेता है, और जब तक चाय बनकर आती है तब तक तो उनके फोन में 10-12 गेम तो वो इंस्टॉल कर ही लेता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? बाल्यावस्था। शैशवावस्था का बालक तो काफी शैतान और नटखट प्रवृत्ति के होते हैं। शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किसमें होगा? बाल्यावस्था में होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, यह है, तुम मुझे एक बालक दो, मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ। चोर, डॉक्टर, भिखारी, वकील, कुछ भी बना सकता हूँ। यह प्रश्न किसने कहा था? तो ये बहुत ही फेमस कोटेशन है, आप सभी को पता होगा इस बारे में कि ये किसका कथन है। तो ये दोस्तों ये वॉटसन महोदय का कथन है। उन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वॉटसन। अगला प्रश्न है आपके सामने, स्क्रीन के सामने ये रहा, निम्न में से कौन बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? आपको ध्यान रखना हमेशा परीक्षा में कि नहीं और हाँ का विशेष ध्यान रखना है कि कौन सा प्रभावित करता है, कौन सा नहीं है। प्रश्न को पूरा पढ़ना, इसमें साफ लिखकर कहा है कि प्रभावित नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन है हमारे सामने परिवार, दूसरा है विद्यालय, तीसरा समुदाय, चौथा उनमें से कोई नहीं। तो बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने के लिए सामाजिक विकास को प्रभावित करने परिवार सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बालक की प्रथम पाठशाला ही हमने सुना है शुरू से कि परिवार होता है। तो परिवार तो सामाजिक विकास को प्रभावित करेगा ही, साथ ही साथ विद्यालय, स्कूल के अंदर जिस तरह से वातावरण होगा बालक का सामाजिक विकास भी उसी तरह से प्रभावित होगा। तीसरा समुदाय, कम्युनिटी, यानी आसपास का जो उनका वातावरण है वो भी इनको प्रभावित करता है। तो यानी कि ये तो तीन प्रभावित करते हैं। तो आंसर कौन सा हो गया? ये डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, बालक की प्रथम पाठशाला है परिवार, समाज, गांव व विद्यालय। तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। बालक की प्रथम पाठशाला किसे कहा जाता है? परिवार को कहा जाता है, समाज को कहा जाता है, गांव को कहा जाता है या विद्यालय को कहा जाता है? तो परिवार, बालक परिवार में जन्म लेता है और परिवार में ही वह आगे बढ़ता है, अन्य सारे विकास भी परिवार में रहते हुए भी उनके होते। तो इसका सही आंसर होगा परिवार। उसके बाद में सेकंड टाइम पे बाद में विद्यालय जाता है, बाद में जब बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तब। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, यानी बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? विद्यालय पर करेगा, परिवार पर करेगा, समुदाय पर करेगा या इनमें से सभी? यानी बालक परिवार में रहकर समुदाय के आसपास से मिलते हुए विद्यालय में शिक्षा लेने के लिए जाता है। तो समुदाय का भी काफी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आसपास का वातावरण कैसा है उससे भी बालक बहुत सारी चीजें सीखता है, परिवार से भी बहुत सारी चीजें सीखता है और विद्यालय से भी बहुत सारी चीजें सीखता है। विद्यालय मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान रखता है। अतः इनका निर्भर किस पर करता है? तो तीनों पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सही, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, पियाजे ने स्व संज्ञानात्मक
विकास, बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, यानी जीन पियाजे ने बाल विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है, आपको इस प्रश्न में से बताना है। पहला ऑप्शन है आपके सामने 3 अवस्थाएं, दूसरा ऑप्शन है 4 अवस्थाएं, तीसरा ऑप्शन 5 अवस्थाएं और चौथा ऑप्शन 6 अवस्थाएं। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कितनी अवस्थाएं पियाजे ने बताई थी। तो आपको पता हो तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में काफी कार्य किया है और उन्होंने 4 अवस्थाओं का जिक्र किया है। पहली थी उसमें संवेदी, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी है संक्रियात्मक और चौथी कौन सी बताई थी, औपचारिक संक्रियात्मक। औपचारिक संक्रियात्मक। तो इस तरह से उन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई, 4 अवस्थाएं बताई। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 4। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सीखने का प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? कोहलर, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्क्रीनर। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत देने का श्रेय किसे जाता है, आपको बताना है। तो कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था, पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन दिया था, स्किनर ने क्रिया प्रसूत दिया था। तो बचे कौन है? थॉर्नडाइक। यही आंसर होगा ना। कभी कभी हमें कोई प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा होता तो उसके हम ऑप्शन से भी प्रश्न निकाल सकते हैं, प्रश्न का उत्तर जो आ रहे कि हाँ ये तो उन्होंने ये तो दे नहीं सकते, ये नहीं दे सकते, तो चलो ये होगा। इन्होंने 2 नियम बताए थे, मुख्य नियम, 2 प्रकार के नियम बताए और गौण नियम। मुख्य नियम कितने बताए थे? तो उन्होंने 3 बताए थे, गौण नियम बताए थे 5। प्रश्न आ जाए कि सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसके, कौन से नियम का रहता है? तो गौण नियमों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है थॉर्नडाइक के सिद्धांत में। अगले प्रश्न की तरफ चलिए दोस्तों। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, यानी लॉरेंस कोहलबर्ग को निम्न में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक जाना जाता है? संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में, शारीरिक विकास के क्षेत्र में, नैतिक विकास के क्षेत्र में या फिर गामक विकास के क्षेत्र में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नैतिक विकास के क्षेत्र में, यानी लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया था। इस कारण उनको नैतिक विकास के सिद्धांतों के जनक भी के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, यानी एक कक्षा है बालकों की, उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं? तो रुचियों के, सीखने के, चरित्र के, उपयुक्त सभी के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। बालक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस किस किस तरीके से हो सकता है? तो रुचियों में हो सकता है, बिल्कुल। बालक की रुचि अलग अलग होगी तो सीखने का भी नजरिया अलग अलग तरीके से होगा। सीखने का व्यक्तिगत विभिन्नता सभी में प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है, तो सीखने में भी हो सकता है। चरित्र का यानी प्रत्येक बालक का चरित्र भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलिए दोस्तों। तो एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। यह विकास की किस अवस्था में है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था या बाल्यावस्था? यानी एक बच्चा है वो बार बार किसी से भी झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाता है। आपको यह बताना है कि वह किस अवस्था का बालक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था या बाल्यावस्था। तो वह बालक उत्तर बाल्यावस्था का विषय है। इसमें केवल बाल्यावस्था टाइप हो रखा है, आपको ध्यान रखना। उत्तर बाल्यावस्था का बालक बात बात पर झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाता है, यानी उत्तर बाल्यावस्था का मतलब 10 से 12 साल का बालक। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो अगला प्रश्न आपके सामने है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किसने दिया था? इसका हिंदी में वही सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। किसने दिया था? स्किनर ने दिया था, पावलोव ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था या कोहलबर्ग ने दिया था? जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि स्किनर ने क्रिया प्रसूत दिया था और थॉर्नडाइक ने दिया था आपको प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। कोहलबर्ग ने इस तरह का सिद्धांत दिया ही नहीं था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पावलोव। इनका पूरा नाम आईपी पावलोव भी कहते हैं इन्हें, ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। आईपी मतलब इवान पेट्रोविच पावलोव। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता है। इन प्रश्नों में 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि जन्म के समय लगी चोट, भ्रूण क्षति की वजह से
मानसिक मंदता जो होती है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है आपके सामने जैविक मंदता, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने पारिवारिक मंदता, तीसरा है आकस्मिक मंदता या और चौथा ऑप्शन है चिकित्सा मंदता। तो इस प्रश्न में जो आंसर होगा जैविक मंदता, यानी इसको बायोलॉजिकल रिटायरमेंट भी बोलते हैं। जैसे मेंटली रिटायर्ड होता है ना बालक, मानसिक रूप से ग्रसित बालक, तो जैविक यानी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी, इस कारण उनको भ्रूण में क्षति हो गई। तो इसका सही आंसर होगा जैविक क्षति, जैविक मंदता सॉरी। अगला प्रश्न है आपके सामने, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। ये तो रिपीट हो गया प्रश्न, जैसा कि मैंने पढ़ा है कि बालक आस पड़ोस के संपर्क में जाएगा तो उसमें सोशल सामाजिक विकास प्रभावित होगा। ये 2018 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखना विशेष रूप से, वापस भी रिपीट हो सकता है। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है, यानी इन चारों ऑप्शन में से बालक का शारीरिक व क्रियात्मक विकास किस तरह से होता है? पहला ऑप्शन आपके सामने सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, दूसरा ऑप्शन है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो बालक का जो विकास होता है सिर से पैर की तरफ होता है तथा मध्य से बाहर की तरफ होता है। तो वो ऑप्शन इसमें कौन सा है, आपको ढूंढ के लगाओ। तो सिर से पैर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कटे हो गए। अब सिर से पैर शरीर के बाहर से मध्य की ओर, बाहर से मध्य की ओर हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया, ये सही, सिर से पैर तथा सिर के मध्य से बाहर से मध्य की ओर, सॉरी मध्य से बाहर की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, बालक का विकास परिणाम होता है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम में वातावरण की अंतःक्रिया का या उपयुक्त में से आर्थिक कारकों का। ये प्रश्न भी रिपीट हो चुका है। तो दोस्तों अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, वुडवर्थ महोदय ने कहा था कि बालक का विकास वंशानुक्रम में वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन, बताना है आपको इनमें से। कोहलबर्ग, पियाजे, स्किनर व किलपेट्रिक। इनमें से कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इस पुस्तक द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक के लेखक थे? तो जिन पियाजे ने ये पुस्तक लिखी थी, और जिन पियाजे ने इस पुस्तक में संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आज का आखिरी व लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, सॉरी 29वां सेकंड लास्ट की तरफ। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये किसने कहा था? स्टेनले हॉल, किलपेट्रिक, चर्चिल या वैलेंटाइन। आपको इनमें से बताना है, निम्न में से किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? तो इसका सही आंसर है किलपेट्रिक। किलपेट्रिक ने कहा था किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। स्टेनली हॉल ने क्या कहा था? किशोरावस्था तूफान तनाव संघर्ष की अवस्था है। किसकी है? तूफान तनाव संघर्ष की अवस्था है। तूफान तनाव संघर्ष की अवस्था है। चर्चिल ने इस तरह की कोई परिभाषा नहीं थी। वैलेंटाइन ने क्या कहा था? किशोरावस्था व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता का काल है, यानी सबसे अधिक घनिष्ठ मित्रता जो होती है वो किशोरावस्था में ही पाई जाती है। और किशोरावस्था में हुई विशेषता जो होती है कई बार हमें ऐसे रास्तों पर भी ले जाती है जिससे हमारा भविष्य चौपट हो सकता है। तो इस किशोरावस्था में हमें जो मित्र बनाने चाहिए वो भी सोच समझ कर ही मित्रों का चयन करना चाहिए, वरना भविष्य में उसका बहुत बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा किलपेट्रिक। और आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, पर्यटन व स्काउटिंग की शिक्षा देने की उचित अवस्था है, यानी पर्यटन व स्काउटिंग की शिक्षा कौन सी अवस्था में देनी चाहिए बालकों को? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या उपयुक्त सभी? कभी भी दे दो, सॉरी नीचे युवावस्था, इसकी जगह उपयुक्त सभी भी लिख सकते हैं। तो पर्यटन व स्काउटिंग की शिक्षा, यानी जब बालक का विकास हो रहा होता है तीव्र गति से, उस टाइम हमें पर्यटन व स्काउटिंग की शिक्षा देंगे तो इन पे ज्यादा प्रभावित होगा और जल्दी से जल्दी वो सीख भी पाएगा। तो बाल्यावस्था की अवस्था एक ऐसी होती है जो पर्यटन व स्काउटिंग की अवस्था के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। इस कारण ही बालक का भविष्य निर्धारण होता है, ताकि बच्चा आगे जाके उसी क्षेत्र में आगे कार्य कर सके। तो दोस्तों आज हमने बात करी थी बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। बहुत जल्द हम आगे सारे टॉपिक को भी लाने का प्रयास करेंगे, जैसे अधिगम हो गया, व्यक्तिगत विभिन्नता हो गया, व्यक्तित्व, बुद्धि, आरटी 2009, एनसीएफ 2005, क्रियात्मक अनुसंधान, सारे टॉपिक पर भी लाने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन बस इतना ही रहेगा कि एक लाइक, एक कमेंट और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इससे कि मुझे भी थोड़ा हौसला बढ़ेगा और मैं आपके अच्छे से अच्छे प्रश्न बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आपकी जैसे किसी का सिलेक्शन होता है या फिर किसी के एक प्रश्न या 2 प्रश्न भी मिलते हैं,
तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न उत्तर करवाने की, जिससे कि आपका रीट पात्रता साइकोलॉजी में तो आराम से इजीली आप 25 से 30 के बीच में प्रश्न ला सको। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी। इसके साथ ही जय हिंद जय भारत।